लेट नाइटली जब ऑफिस से अपने घर जा रही थी तो उसी का ऑफिस का कोलीग उस पर बुरी नज़र डालते हुए उसको हरास करने लग जाता है कि तू देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। एंड ली भी उसको देखकर यही बोलती है कि हाँ तू भी देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। अब उस लड़की को क्या पता वो उसको खाने की नज़र से देख रही है। एंड लड़का उसे इन्वाइट करता है और ली बिना कुछ देखे अपने वेम्पायर रूप में आके उसको बहुत बुरी तरह काटती है। डोंट वरी वो उसे मारती नहीं है, बट उस दिन के बाद वो लड़का कभी भी किसी और लड़की को हरास नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग ली ऑफिस में अपना काम कर रही थी, बट उसका ओपोनेंट टीम लीडर उसे देखने आता है और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बॉस ने दोनों टीम्स को सामने रखकर अपना आइडिया बताया था। तो जो ली थी उसने तो बॉस की सीधे मुंह बेइज्जती कर दी थी कि भाई आपका आइडिया बहुत बुरा है, चाहे बॉस का आइडिया हो, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम हाँ करते फिरेंगे। और उसके ओपोनेंट टीम लीडर ये चंपू सही चुप ही रहा कि नहीं नहीं सर आपका आइडिया बहुत अच्छा है ये वो सो। बट सर को ली की बात समझ आ जाती है कि सही में उसका आइडिया अच्छा नहीं है। और यहाँ पर उसका ओपोनेंट ये चंपू सा ये सोच के हैरान होता है कि ये लड़की को अभी तक फायर क्यों नहीं करा, उल्टा इसको प्रमोट कर दिया। लाइक ली के ओपोनेंट टीम लीडर को ना उससे जेलस होती है कि इसको प्रमोशन ही मिली जा रहे हैं। तो ये चोमू सा ली के पास जाकर उसका डिज़ाइन देखने लग जाता है और ली बिना देखे उसे पूछती है क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। और चोमू सा ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि इस कुतिया के तो सिर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं। लाइक उसे कैसे पता लगा। वैम्पायर सिस्टर्स की दुकान के बाहर एक लेडी एक कैट के लिए खाना रखती है, बट वहीं पर एक अंकल उसको इस बात से डांट रहा होता है, मार रहा होता है और उस खाने को हमेशा पॉइजन करता रहता होता है और आंटी उसको रोक रही होती है। बट इतने में वहाँ पर बिग दी की एंट्री होती है जो उस अंकल को अच्छे से मज़ा चखा देती है। कैट को खाना देने वाली आंटी बिग दी से फ्रेंकली होने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर बिग दीदी कोई रिएक्शन नहीं देते। यहाँ हान ईना घोंचू द्वारा दिए गए फूल को देखते हुए अपने लवर के बारे में सोचने लग जाती है। एक्चुअली उसका लवर बातों बातों में उसको बोल रहा होता है कि मुझे भी अपनी तरह वैम्पायर बना दे ताकि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूं। पर इस बात को सुनकर हान ईना को गुस्सा आता है। वो एकदम से जाती है और गली में से एक बिल्ली को उठाकर उसका खून पीने वाली होती है। एंड उसके लवर को समझ आ जाता है एंड वो हान ईना को सॉरी बोलने लग जाता है कि सॉरी सॉरी आगे से मैं ये वाला टॉपिक नहीं उठाऊंगा। और हान ईना भी बोलती है क्यों डर क्यों लग रहा है, इसको तो मैं चाय कॉफ़ी की तरह पीऊँगी जैसे तुम चाय कॉफ़ी पीते हो। और आगे से ना ये वैम्पायर बनाने वाली बात मुझसे मत करना। तो कितना जिएगा 60 या 80 साल जिएगा ना, हम तब तक साथ रह लेंगे। और अगर तेरे को किसी ने वैम्पायर बनाने की कोशिश की ना तो मैं पहले जाकर उसको ही मार दूंगी। देन हानीना घोंचू को देखते हुए अपनी लवर्स की यादों में खोई हुई थी, बट इतने में बिग दीदी आती है और हानीना को एक ड्रेस ट्राई करवाती है। एंड लिटरली हानीना उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी कि घोंचू भी अपनी नज़र उससे हटा नहीं पा रहा था। एंड उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। देन बाद में घोंचू अपनी शिफ्ट पूरी कर कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हान ईना घोंचू के बारे में ही सोच रही थी और अपने लवर के बारे में सोच रही थी क्योंकि दोनों का फेस एग्जैक्टली सेम था। देन ईना अपनी सोशल मीडिया पर बिजी हो जाती है जिस पर उसको यूनबी का भी मैसेज आया था। तो यूनबी हानीना को बता रही होती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। एक्चुअली मैं 7 दिनों से सोई नहीं हुई थी बिकॉज मेरे को ली का डिज़ाइन कंप्लीट करना था जो उन्होंने काम दिया था, और उस डिज़ाइन पर वो 1 मंथ से काम कर रहे थे। और ओपोनेंट टीम वाले लीडर अरे उसी चोमू ने धोखे से ली के कंप्यूटर का पासवर्ड मुझसे ले लिया और उनका डिज़ाइन चुरा लिया। और वो डिज़ाइन मेरी सीनियर को जल्दी से सबमिट भी करना है, वो क्या ही करेंगे। लाइक वो 1 महीने से उस डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। अब मैं क्या करूँ, मेरी गलती की वजह से ये हो गया। ली यूनबी को बोलती है कि फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दे, अपना काम ढंग से कर। और यहाँ पर हान ईना भी यूनबी को यही बोलती है कि टेंशन मत ले, उसको देख तेरी सीनियर को कि वो कैसे बचती है सिचुएशन से। इसी बीच घोंचू हानीना की पिक क्लिक कर लेता है और फोटो खींचने वाली आवाज़ से हानीना को पता लग जाता है और वो घोंचू पर एकदम से चिढ़ने लग जाती है। ओए तूने मेरी फोटो क्यों खींची, तो कोई ठरकी वगैरह इंसान है। लाइक क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। जिस पर घोंचू इनोसेंटली बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो इसलिए मैंने क्लिक कर ली, अच्छा ठीक है ना मैं डिलीट कर देता हूँ। बट हानीना को गुस्सा चढ़ जाता है एंड वो उसको बोलते हैं कि कल से तो काम पे नहीं आएगा। देन हानीना की मेमोरी दिखाई जाती है कि वो और उसका लवर साथ साथ रहने लग गए थे एंड उसका लवर बूढ़ा होने लग गए थे जिस वजह से वो बीमार रहने लगे थे, जिस वजह से वो एक लेटर छोड़कर हानीना को छोड़कर चले जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं देख सकता कि तू एक बुजुर्ग और बीमार बंदे की केयर करती रह जाए। हानीना को इसीलिए अपने लवर पर गुस्सा था बिकॉज उसी ने प्रॉमिस करा था कि हम साथ रहेंगे। और एट लास्ट जब उसको अपना मरने का टाइम दिखने लगा तो वो हानीना को छोड़कर अकेले चला गया। स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। घोंचू हानीना को उसकी वही फोटो भेज देता है जो उसने क्लिक करी थी। नेक्स्ट डे घोंचू स्टोर पर काम कर रहा होता है जिसको देखकर हानीना के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर घोंचू एकदम इनोसेंटली बोलता है कि बॉस ने मेरे को बोला है अगर मैंने काम छोड़ा तो वो मुझे जान से मार देंगी। और वैसे भी बॉस के वर्ड्स ज़्यादा मायने रखते हैं एक मैनेजर के वर्ड से। और ये कहकर वो हानीना की तरफ देखकर स्माइल करने लग जाता है और हानीना को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से जाती है, फ्रिज खोलती है और खून की बोतल उठाती है और उसी के सामने वो खून पीने लग जाती है और उसको गुस्से से टेबल पर रखकर वहाँ से बाहर चली जाती है। बच्चों को भी क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि आखिर हानीना ने वो लाल लाल सा क्या पिया एंड उसको देखने के लिए वो उसके पास जाने लग जाता है। बट इतने में बिग दी आती है और वो बोतल उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है ये कहते हुए कि ये जस्ट चेरी जूस है।
क्या हुआ? हानिना ने क्या तुम्हारे साथ फिर से ये मजाक करा कि वो इंसानों का खून पी रही है? चेरी जूस है, तुम्हें चाहिए क्या? एंड गुंजू वहाँ से कुछ नहीं बोलता और जाने लग जाता और सोचने लग जाता है कि हानिना ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कैट वाली आंटी आकर रोज़ कैट का खाना चेंज करती थी और वो कैट कभी खाना खाने आती ही नहीं थी और बिग दी भी उस आंटी को रोज़ देखते थे और सोचते थे कि वो कैट नहीं आने वाली, क्यों आती रहती है। लाइक ये डी को भी पता लग जाता है कि उसके डिज़ाइन का आइडिया उसके ओपोनेंट टीम लीडर ने चोरी करके सबमिट कर दिया है। एंड वो उसके पास जाती है और एक्ट करते हुए बोलती है कि ना, ये जो मैं डिज़ाइन बना रही थी मैंने भी किसी और का रेफरेंस लिया है और वो लड़की अभी तक जिंदा बैठी हुई है और बॉस ने तो हमें मना करा था ना, हम किसी और का काम कॉपी नहीं कर सकते। जिस पर वो उसका ओपोनेंट बोलता है काम तो तेरा था ना, पर जिस पर ली बड़े इनोसेंटली बोलती है सबमिट तो आपने ही करवाया ना, आपको जाके देखना चाहिए। और वो चोमू को इतनी टेंशन होती है कि वो ली पर चिढ़ता चिढ़ता वहाँ से फटाफट बॉस की तरफ भागता है। ली ऑफिस में वापस आती है और इनव्यू को उसके साथ डिनर का पूछती है और जैसे वो अपनी सीट पे बैठती है उसे अपने कीबोर्ड के वो बटन मिल जाता है। शायद यूनबी को भी बुरा लगा होगा कि उसकी वजह से उसके सीनियर का डिज़ाइन चोरी हो गया। और यहाँ पर ली भी ऐसे हंस रही होती है कि जैसे उसे शुरू से ही पता हो कि यूनबी ने ही उस लैपटॉप से वो बटन गायब किए हो। और यहाँ पर ली यूनबी को बार बार बोल रही थी डिनर के लिए, बट यूनबी तो टोटल अपनी सीनियर को इग्नोर कर रही थी। यहाँ वेम्पायर सिस्टर्स की शॉप में एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मा के लिए ड्रेस लेने आई होती है और वो हानिना की फ़ैन भी होती है काइंड ऑफ, और वो बिग दीदी को बता रही होती है कि मेरी मम्मी भी हानिना की तरह सुंदर है। और बिग दी उसे एक कोट दिखाते हैं कि स्काई ब्लू कलर का कोट कैसा लगेगा तुम्हारी मम्मी पे, और वो छोटी सी बच्ची रेट देखने लग जाती है। बट बिग दीदी उस रेट को छुपाकर बोलती है ये सेल पे है, लाइक ले जाओ। और बिग दीदी सच्ची में कितनी काइंड है ना। इससे कितना प्यारा मैसेज कन्वे होता है कि पैसे सभी के पास होते हैं, बस दिल चाहिए देने के लिए। जैसे कि वो लड़की हानिना की फ़ैन थी तो हानिना भी उससे आकर बात करने लग जाती है, बट हानिना की पर्सनैलिटी जैसे थोड़ी रूड थी, इसलिए बिग दीदी उसे कैंची दिखाने लग जाते हैं कि ढंग से बात कर बच्ची से। तो बातों में उन्हें पता लगता है कि ये लड़की हमारी दुकान से तो बहुत दूर रहती है और रात भी बहुत हो गई है, इसीलिए हानिना उसको अपने साथ लेकर जा रही होती है घर छोड़ने। बट इतने में घुंचू की एंट्री होती है, वो भी बोलता है कि मैं भी चलता हूँ। एंड वो छोटी सी लड़की को बोलने लगता है कि चल आइसक्रीम खाते हैं, बट वो लड़की मना कर रही होती है, बट घुंचू नहीं नहीं चल। वो उस लड़की को उसके घर छोड़ देते हैं, बट वहाँ से एक अंकल सा निकलता है और उससे पूछने लग जाता है कि इतना टाइम वगैरह कहाँ पर लग गया। देन उसे पता चलता है कि अच्छा ये दुकान से आ रही है अपनी मम्मी के लिए कपड़े लेकर, और वो उस लड़की को लेकर घर के अंदर जाने लग जाता है कि इतने में उसका हाथ दीवार से लगता है और खून आता है। और उस खून से हानिना को कोई भी मतलब वो टेम्पटेशन फील नहीं होती, जैसे खून पीने की जो तलब उसकी जागती है। यहाँ ली भी घर पहुँचती है और हमें पता लगता है कि वो डिज़ाइन ली का ही था जो उसने पहले बनाया था। अब वेम्पायर है, ऑब्वियसली इतने साल जिएगी तो अपनी आइडेंटिटी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। बट इतने में ली को हानिना का मैसेज आता है जो बहुत सीरियसली उसको हेल्प के लिए बुला रही थी, और ली भी एकदम भागते भागते यहाँ अपनी बहन हानिना के पास पहुँचती है। तो वो क्या देखती है कि वो छोटी बच्ची के साथ प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करवा रही थी और उसमें उसको ली की हेल्प चाहिए थी। वहाँ पर ली का रिएक्शन लिटरली देखने वाला था, और यहाँ पर मेरे को ही ली पे तरस आ गया कि बेचारी इतनी सीरियसनेस में अपनी बहन के पास आई कि पता नहीं क्या ही पहाड़ टूट गया, और वो बता रही कि जस्ट हेल्प ही चाहिए थी प्रोजेक्ट बनवाने में। देन हान ईना को घर की ऊपरली मंजिल से आवाज़ें आने लग जाती है और हान ईना वहाँ जाती है और वो क्या सुनती है कि वो लड़का उस लड़की की माँ से पैसे मांग रहा था जुए में उड़ाने के लिए, और वो लड़का यानी कि वो अंकल साहब उस लड़की की माँ को काइंड ऑफ डरा भी रहा था। जब वो अंकल साहब बाहर स्मोक करने के लिए आता है तो हानिना उसके पास आती है और उसको गुस्से से बोलती है सीरियसनेस में कि तू इस घर को छोड़ के चला जा, और खबरदार यहाँ की छोटी सी बच्ची और उसकी मम्मी को तूने तंग करा। बट वो अंकल साहब इस बात को सीरियसली नहीं लेता, तो हानिना एकदम से उसका गला दबाने लग जाती है और वो छोटी सी बच्ची भी बाहर आ जाती है। बट फटाफट ली अपनी पावर का यूज़ कर उसकी आंखें बंद करती है और उसे अंदर ले आती है। हानिना देखती है कि वो अंकल से उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, तो वो उसका गला जोर से दबाते हुए बोलती है कि मैं तेरे को सही में मार दूंगी अगर तू मेरे को यहाँ पे दिख गया, अगर तू मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। तो हानिना एकदम से अपने वैम्पायर वाले रूप में आ जाती है, अपने दांत बड़े कर लेती है, आंखें लाल कर लेती है और उसका खून पीने वाली होती है। बट इतने में वो क्या देखती है कि घुंचू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उसको ऐसे देख रहा होता है। वहाँ से सीन कट होकर घर के अंदर शिफ्ट होता है और हान ईना उस बच्चे को बोलती है कि अब वो तुम्हें तंग करने कभी नहीं आएगा, मैंने उसे मार के दबा दिया है। बट इन रियलिटी पता नहीं हान ईना ने उसे मारा भी है कि नहीं, कि डराया ही है। एंड हान ईना घुंचू के साथ वापस जा रही होती है, बट घुंचू हान ईना को रोककर पूछता है कि तुम कौन हो, लाइक एक्सप्लेन करने को बोलता है कि उसने थोड़ी देर पहले जो देखा, जिस पर हान ईना उसको बोलती है कि मैं तो बता दूंगी बट तू मेरी बात को कितना हैंडल कर पाएगा। एंड वो काइंड ऑफ इस बात को टाल देती है। एंड वहाँ से सीन कट होकर बड़ी दीदी पर शिफ्ट होता है। अपनी खून वाली चाय का आनंद उठा रहे थे और इतने में वो देखते हैं कि दुकान के बाहर आकर वही बंदा उस कैट के खाने में जहर मिला रहा है। बट बिग दीदी उसे कुछ नहीं बोलते और अपनी शॉप में बिजी हो जाते हैं।
बिग टी हाँ नीना को चिढ़ा रही होती है कि तो उस इंसान के लिए टेंशन लेके बैठी है जो 100 साल भी नहीं जी पाते मुश्किल से। हाउ क्यूट। और हाँ नीना भी अपनी बहन को सुना देती है लाइक बिग डी को कि आपने कभी चाय नहीं पी फिर भी आप हमेशा कप पकड़ के ऐसे चाय पीने का एक्ट करते हो, क्या आप भी इंसानों की तरह बनना चाहते हो। हाउ क्यूट। कहीं ना कहीं घुंचू को भी समझ आ गया था हाँ नीना वैम्पायर ही है, और उसको एक बचपन की मेमोरी याद आती है कि कैसे वो घर के बाहर बैठा रहता था अपने फादर के पेट में, बट हाँ नीना उसको कितना समझाती थी और हमेशा उसको अपने साथ मैगी खिलाने रामेन खिलाने ले जाती थी ताकि वो भूखा ना रहे। और घुंचू ने वैम्पायर सिस्टर की नौकरी भी छोड़ दी थी और यहाँ पर बिग टी आराम से अपनी खून वाली चाय एंजॉय कर रही होती है, बट इतने में उसे कैट की आवाज़ सुनती है और जैसे ही वो कैट खाना खाने वाली होती है बिग टी फटाफट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इतनी जल्दी जाकर उस कैट को उठाकर अपने पास पकड़ लेती है। इतने में वो आंटी आ जाती है जो बिल्ली को खाना डालती थी और वो बिग टी को बोलती है कि देखा मैंने कहा था ना एक दिन ये बिल्ली ज़रूर यहाँ पर आ जाएगी। और वो बिग टी से पूछती है कि तुम बहुत तेज़ भागी, लाइक मैंने इतना तेज़ कभी भी किसी इंसान को चलते नहीं देखा। जिस पर बिग टी एकदम सीरियस मुंह से बोलती है क्योंकि मैं इंसान हुई नहीं, मैं वैम्पायर हूँ। और आंटी हंसते हुए बोलती है अगर वैम्पायर बनना ही था तो अपनी जवानी में बनती, ये बुढ़ापे जैसे में क्यों बनी। यहाँ हाँ नीना उस फूल को देख रही होती है जो मुरझा गया होता है, और हाँ नीना जैसे कि वैम्पायर थी तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ी होती थी, तो वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए गरम गरम पॉट में रखती थी एंड फिर अपने लवर को टच करती थी, बिकॉज अगर आप किसी को लव करते हो तो वो आपकी हार्ट बीट या आपकी बॉडी हीट से पता लगा लेता है, लाइक उस वे में। यहाँ हाँ नीना और ली टोटली शॉक्ड हो जाते हैं जब वो अपनी बड़ी बहन को किसी इंसान के साथ हंसते हुए चाय पीते हुए देखती है, बिकॉज बिग टी को इंसान बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो फर्स्ट टाइम उस कैट वाली आंटी के साथ बैठकर गप्पे मार रही थी चाय पीते हुए। यहाँ हाँ नीना भी घुंचू से मिलने जाती है, बट वो अपनी वेम्पायर पावर्स का यूज़ करके उसके सामने एकदम से आई थी जिसकी वजह से घुंचू एकदम से डर गया। एंड दोनों पार्क में बैठे होते हैं और हाँ नीना घुंचू से पूछती है कि तूने मेरी वजह से नौकरी छोड़ दी, जिस पर घुंचू बोलता है अरे नहीं, मैंने नेट पे भी पढ़ा था और मुझे किसी ने बताया भी था अगर आप किसी पर्सन को ज़्यादा टाइम तक ना देखो तो आपको उसकी याद आती है। ये सुनकर हाँ नीना वहाँ से जाने लग जाती है, बट घुंचू उसको पकड़कर अपने पास बैठा देता है और बातों बातों में एक तरह से घुंचू अपनी सारी फीलिंग्स हाँ नीना के सामने रख देता है कि वो हाँ नीना को पसंद करता है। देन घुंचू उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, बट हाँ नीना का हाथ इतना ठंडा होता है कि घुंचू एकदम से अपना हाथ पीछे करता है और हाँ नीना भी अपना हाथ पीछे करने लग जाती है, बट घुंचू एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और बहुत टाइटली होल्ड करता है और हाँ नीना भी उसे कुछ नहीं कहती। अरे मीनिंग साफ है, अब वो दोनों डेट कर रहे हैं। स्टोरी के लास्ट में हमें वो हीटर गर्ल दिखा दी जाती है जो नेल आर्ट कर रही होती है और वो नेल आर्ट किसी और का नहीं यूनबी का ही कर रही होती है, और घुंचू भी स्टोर में वापस आ गया होता है काम करने के लिए बैंक। तो बताओ फैमिली, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी सीरीज़ कोई और लाऊं, सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।